हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए रेप्लिकेशन। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मॉडल्स आए थे उसमें हमें पता चल गया था कि जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है। अब रेप्लिकेशन की एक्चुअल प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम आज देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसके बेसिक 3 फीचर्स। सेमी कंजर्वेटिव होती है, मतलब पेरेंट स्ट्रैंड्स जो होंगे वो एक एक डॉटर स्ट्रैंड बनाएंगे, एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे और दोनों फिर हाइब्रिड मैनर में रहेंगे, एक पेरेंटल स्ट्रैंड एक डॉटर, दूसरा पेरेंटल और डॉटर। उसके बाद ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं पूरी की पूरी जो प्रोसेस है बेसिकली, वो एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है, मतलब हर जगह पर एंजाइम्स यूज होंगे और मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इट इज़ अ मल्टी स्टेप, एक बारी में नहीं हो जाएगा, बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि जो प्रोसेस होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। कहाँ से कहाँ होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आगे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मतलब सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि हम डीऑक्सीराइबो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम डी क्यों लगाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने डी लगाया हुआ है ना, तो ये डीऑक्सीराइबो के लिए लगाते हैं। हमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए होती है, राइबोज शुगर तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए डी लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है इसको। NMPs नहीं लिखना है, DNMPs लिखना है। NMP मतलब न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, अभी इस पर एक ही फॉस्फेट लगा हुआ है। इसका एक्टिवेशन का मतलब है हम इस मोनो में 2 फॉस्फेट और ऐड कर कर क्या बना देंगे इसको? ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ओके, अब मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं तो यहाँ पर AMP रहा होगा और AMP से क्या बन गया होगा आपका? ATP। उसी तरह से अगर GMP की बात करें या फिर CMP या फिर TMP, UMP तो नहीं होगा, DNA हमारा, इन सभी के साथ क्या होगा? GTP, उसके बाद CTP और क्या बन जाएगा हमारा? TTP, ट्राइफॉस्फेट्स बन जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़, यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेस। फॉस्फोराइलेस एंजाइम, एंजाइम्स को ज़रूर याद रखना है। तो पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम मोनोफॉस्फेट्स को, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये होता क्यों है? एक्टिवेशन से क्या मतलब है और क्यों कर रहे हैं? तो ये 2 रीजंस की वजह से होता है। रीजन ए इज क्योंकि हमारे जो DNTPs हैं, सिर्फ यही हमारे एज अ सबस्ट्रेट वर्क कर सकते हैं डीएनए बनाने में। मतलब डीएनए हम NMP से नहीं बना सकते, रिएक्शन आगे होगा ही नहीं, प्रोसेस बढ़ेगी ही नहीं। हमेशा प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होगा हमें एज अ सबस्ट्रेट? NTPs सॉरी। ओके, तो यहाँ पर एज अ सबस्ट्रेट is used DNTPs, सिर्फ यही यूज हो सकता है। दूसरा रीजन देखो, अब लगता तो DNTP नहीं है ना, मोनोफॉस्फेट ही लगता है, एक ही फॉस्फेट लगता है, बाकी 2 पायरोफॉस्फेट निकल जाते हैं। तो जो पायरोफॉस्फेट्स निकलते हैं उस रिएक्शन में, मतलब जब ये जुड़ने शुरू होंगे, जब ये डीएनए बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो पायरोफॉस्फेट निकलता रहेगा वो टूट कर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वो पायरोफॉस्फेट का जो बीच में बॉन्ड है, एनहाइड्रस बॉन्ड हमारा, वो हमें क्या देगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो दूसरा हमारा मतलब जो यहाँ पर रीजन है वो है टू प्रोवाइड एनर्जी। जो स्टेप्स के लिए हमें सिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी हमें इसी वजह से मिलती है। ओके, तो हमारे 2 रीजंस ये अच्छे से याद रखेंगे। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन ऑफ ORI। ORI क्या है? ORI इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कि जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होगी? देखो, 2 चीज़ें हैं हमारे पास, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, राइट? तो यूकैरियोट का हमें पता है कि हमारे पास लीनियर डीएनए, मैं इस तरह से बना दूं अगर, मतलब बेसिकली ये है, अगर मैं खोल के बनाना चाहूँ हम ऐसे बना सकते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो बैक्टीरिया जनरल लेते हैं, और बैक्टीरिया का डीएनए आपको पता होगा क्या होता है? हमेशा सर्कुलर। तो अगर मैं सर्कुलर डीएनए की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो जो मान लो पूरा डीएनए स्टार्टिंग पॉइंट का है, तो इन पे प्रोकैरियोट्स पे स्टार्टिंग पॉइंट
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से हम लोग लिखेंगे, प्रोकैरियोट में क्या होता है और यूकैरियोट में क्या होता है। प्रोकैरियोट में एक ORI होगा, 1 ORI। और अगर हम ई कोलाई का एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल इन ई कोलाई में, इस बैक्टीरिया में जो ओराई होता है उसका नाम है ओराई सी, ठीक है, ई कोलाई के अंदर। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो, अच्छा एक ओरिजिन की बात समझते हैं पहले, उसके बाद यूकैरियोटिक की बात करते हैं। ये बैक्टीरिया का डीएनए, तो यहाँ पर स्टार्ट मान लेते हैं कि ORI यहाँ पर है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ है। तो यहाँ से स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, तो ये बबल यहाँ पर इस तरह से फॉर्म होगा, फिर ये बबल खिसकता हुआ पूरे में चला जाएगा और इस तरह से यहाँ पर डीएनए नया बनता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, इधर भी प्रोसेस चलेगी लगातार और इधर भी चलेगी, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। अब अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं, हमारे पास बहुत लेंदी डीएनए, ठीक है, बहुत बड़ा डीएनए हमारा 2.2 मीटर्स का। इस डीएनए में मल्टीपल ORI होते हैं, इसमें एक है, और यूकैरियोट में क्या होगा, अलग पेन से कर लेते हैं हम, यहाँ पर मल्टीपल ORI होते हैं, मल्टीपल ORI। और मल्टीपल ORI से जो भी प्रोसेस चलती है हमारी, वो भी कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। तो बाई डायरेक्शनल तो आपकी यहाँ पर भी होगी, तो ये भी आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, और आपकी यूकैरियोट में भी। कैसे, ओके, मान लेते हैं कि यहाँ 2 जगह पर हो रही है हमारी प्रोसेस, तो यहाँ पर 2 जगह बबल फॉर्म्स होंगे, एक बबल अनवाइंडिंग और दूसरी अनवाइंडिंग, ठीक है। एक जगह यहाँ पर स्टार्ट होगी, एक जगह यहाँ पे भी इस तरफ रेप्लिकेशन चलती हुई जाएगी, इस तरफ भी चलती जाएगी, और यहाँ से भी इस तरफ और इस तरफ, और जब भी ये आपस में मीट करेंगे वहाँ पर स्ट्रैंड जो है वो जोड़ दिया जाएगा, ओके। चलिए, थोड़ा आइडिया लग गया होगा, हालांकि ये चीज़ पूछते नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इस तरह से होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको ई कोलाई का बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी एक एंजाइम होता है जो रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं DNA A। DNA में याद रखेंगे N और A कैपिटल नहीं होता है, ये एक एंजाइम का नाम है, ठीक है। यहाँ पर ये DNA का नहीं है, ये DNA हमारा जो DNA हम पढ़ रहे हैं वो नहीं है, तो इसको इसी तरह से याद रखेंगे। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि हम हर जगह पर एक एक एंजाइम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो रिकॉग्निशन ऑफ ORI मतलब अपने ओरिजिन का रिकॉग्नाइज करना कि कहाँ पर हमें इस रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। जैसे अभी मैंने जो बबल्स बनाए, उन बबल्स का मतलब क्या था, वो जो गोल गोल से बन रहे थे उनका मतलब क्या था, उनका मतलब था जो DNA हेलिक्स अभी पूरा बना हुआ है उस हेलिक्स को अलग किया जाएगा। मतलब जो आपस में बॉन्डिंग हो रखी है, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रखी है न्यूक्लियोटाइड्स में, उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेंगे। तो अनवाइंडिंग ऑफ DNA हेलिक्स, इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पूरे DNA का एक साथ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा जगह का होता रहता है, H बॉन्ड बाय यूजिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पर, हेलिकेस। बहुत अच्छे से याद रखेंगे एंजाइम्स के नाम को। पहला एंजाइम हमने पढ़ा फॉस्फोराइलेस, दूसरा एंजाइम हमने पढ़ा DNA A, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप चाहें तो, पर ये हेलिकेस बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है DNA हेलिक्स की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्टेबलाइजेशन। इससे क्या मतलब है समझिएगा, अगर एक रस्सी है, हमने उसमें इस तरह से हमने नॉट्स कर दिए, मतलब जैसे हम बाल गूंथते हैं, जो हम चोटी बनाते हैं उस तरह से हमने कर दिया, या हमने उसका नॉर्मल हेलिक्स बना दिया, हेलिक्स बनाकर चलते हैं जो हमारे DNA में, हमने उसको नॉर्मली हेलिक्स कर दिया। अब उस रस्सी को हम एक एंड से जब खोलेंगे और एक एंड से किसी ने वो पकड़ रखी है, तो बीच की जगहों में आप देखेंगे, कभी करके देखना ये चीज़, बीच की जगहों में ना और ज़्यादा नॉट लगती चल जाती है, मतलब वो गोले गोले से बनते चल जाएंगे। उसको हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग होना। मतलब आपने एक तो पहले से कॉइलिंग कर रखी है, उस कॉइलिंग में और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है जब आप एक तरफ से खोलते हैं रस्सी को और एक तरफ से पकड़े रखते हैं, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आती है, जो वो बार बार कॉइल्स आ रहे हैं बड़े बड़े, वो कॉइल्स हमारे DNA में भी आते हैं जब हम उसको अनवाइंड करते हैं एक तरफ से, तो उस टाइम पर हमें कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है।
वही चीज़ स्टेबलाइजेशन में हमें करनी है। तो ये 2 स्टेप का है बेसिकली। तो जब अनवाइंडिंग होगी, हेलिकेज अपना काम करेगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमें ब्रेक ही रखना है। देखो हमारे नाइट्रोजनस बेस की टेंडेंसी क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे बार बार, तो हमें ये देखना है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए। तो पहला एंजाइम जो यूज होता है स्टेबलाइजेशन के लिए वो है आपका SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली ये सिंगल रहने में मदद कर रहा है, बिल्कुल पापा की चप्पल की तरह, ठीक है। तो SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका काम क्या है, अच्छा ये भी लिख लेते हैं। इसका काम है स्टेबलाइज सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA, ठीक है, टू प्रिवेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो मैंने आपको बताया प्रिवेंट करना सुपर कॉइलिंग को, तो दूसरा एंजाइम यहाँ पर हमारा यूज होता है टोपोआइसोमरेस। टोपोआइसोमरेस, इसको हम DNA गायरेज भी बोलते हैं। DNA गायरेज, DNA गायरेज आपका यूकैरियोट में पढ़ते हैं हम, टोपोआइसोमरेस हम प्रोकैरियोट में पढ़ते हैं। तो इनका काम क्या है, ऐसे लिख लेते हैं, इनका काम क्या है, टू प्रिवेंट और रिमूव, रिमूव ज़्यादा सही वर्ड है मेरे ख्याल से, टू रिमूव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। इसमें हमें याद क्या रखना है, इसमें हमें याद रखने हैं SSB, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद हम याद रखेंगे टोपोआइसोमरेस और DNA गायरेज, ठीक है। और एक ये हमारे पास हेलिकेज था, ये वाले हमें याद रखने हैं। फाइन, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमने DNA को ओपन कर दिया है, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ RNA प्राइमर। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम को अभी कम ध्यान दें, अभी यहाँ पर पढ़ते हैं। हमें क्या करना है, हमने ये जो ओपन कर दी है जगह, लाइक हमने वहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दिए हैं, पर अब हमें यहाँ पर अपने DNA को नया बनाना स्टार्ट करना है। पर दिक्कत एक आ जाती है कि जो DNA बनाने वाला एंजाइम है, वो एंजाइम खुद से ना प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छे से आगे का काम संभाल लेगा, खत्म भी कर देगा, पर वो स्टार्ट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, दिक्कत क्या, एक हेल्प करने के लिए एक एंजाइम आता है कॉल्ड RNA प्राइमेज। RNA प्राइमेज, ये हमारा नेक्स्ट एंजाइम है। RNA प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एडिशन ऑफ प्राइमर करता है। प्राइमर क्या है, प्राइमर एक स्ट्रेच है, स्ट्रेच ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स, या बेसिस लिख लेते हैं शॉर्ट में, RNA बेसिस, ठीक है। यहाँ पर लगभग 10 to 12 बेसिस हो सकते हैं। इतना सा RNA बनाया जाता है किसके द्वारा, आपके RNA प्राइमेज के द्वारा। अब यहाँ पर इस तरह से RNA प्राइमर बन जाएगा। प्राइमर क्या होती है, बेसिकली हम प्राइमर बोलते हैं उस चीज़ को जो शुरू में लगता है, जो बेस क्रिएट करता है, राइट। तो यहाँ पर भी बेस किसने क्रिएट कर दिया है, हमारे प्राइमेज ने, बनाकर क्या, प्राइमर, ओके। फिर अब हमारा मेन एंजाइम एंट्री लेगा DNA पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम हमारा, DNA पॉलीमरेज। अब DNA पॉलीमरेज के ना 3 टाइप होते हैं। देखो हम ये जो पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम मेजरली आपके बैक्टीरिया में पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक का थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, होता यही है ऑलमोस्ट, पर हम पढ़ते कौन सा है, हम प्रोकैरियोट का पढ़ते हैं मेजरली। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट में जो DNA पॉलीमरेज होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं, 1, 2 and 3। तो उसमें से ये पॉलीमराइजेशन का जो मेन काम करता है, ये होता है आपका DNA पॉलीमरेज 3, ओके। तो DNA पॉलीमरेज 3 यहाँ पर क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन, मतलब कि चेन को आगे बढ़ाएगा, सिंथेसाइज DNA चेन, ये पूरी चेन को आगे बढ़ाएगा। किस डायरेक्शन में बनाएगा, इन 5' to 3' मैनर, 5' to 3' की डायरेक्शन में ये बनाता है। RNA प्राइमर भी उसी डायरेक्शन में चलता है, इन 5' to 3' डायरेक्शन या फिर मैनर, कुछ भी लिख सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारी खत्म हो जाएगी। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ सी आती है, उसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या है वो। हालांकि बहुत इजी चीज़ है पर लग जाती है कभी कभी हमें दिक्कत थोड़ी सी। चलिए, तो हमारे पास ये डीएनए है। हमने क्या किया है ना, हमने देखो, हमने ये पढ़ा था कि हमारा नॉर्मल डीएनए होता है और यहाँ पर बहुत सारे ओराई होते हैं और बीच में से यहाँ पर अनवाइंडिंग इस तरह से होगी, राइट। तो डीएनए सिंथेसिस यहाँ पर भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ चलती है। हमने क्या किया है, हमने इस आधी प्रोसेस का डायग्राम बनाया है। हम दोनों का नहीं बनाकर चलते क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन होती है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतनी आधी प्रोसेस का, ये वाला जो एरिया है, इस प्रोसेस का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया। फाइन, चलिए देखिए, तो हमारा डीएनए का डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। 3 प्राइम से 5 प्राइम ऊपर वाला है और 5 से 3 नीचे वाला है। क्या हुआ है, स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हुए होंगे बाय फॉस्फोराइलेस एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ होगा, हमारा ओरिजिन डिसाइड हुआ होगा। ओरिजिन डिसाइड हुआ, फिर हेलिकेज ने अपना काम करना स्टार्ट किया, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनवाइंडिंग हुई, यहाँ पर ये रहा हमारा हेलिक्स, ये यहाँ से अनवाइंड करते हुए आ रहा है और अब ये इस तरफ अनवाइंड करता चला जाएगा। उसके बाद हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड्स को बाइंड करे हुए हैं ताकि वो वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए। और यहाँ पर कहीं पीछे की तरफ जहाँ सुपर कॉइलिंग हो रही होगी, वहाँ पर टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है, सुपर कॉइलिंग को हटा रहा है। हटाता कैसे है, बेसिकली कट मारता है और खोलता है, बंद करता है, कट मारता है, खोलता है सुपर कॉइल को और फिर नॉर्मल करके बंद कर देता है। अब यहाँ पर किस तरह से पूरा काम होता है समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी करें हम, सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे वाले स्ट्रैंड की, 5 से 3 जो मैंने बना रखा है, ठीक है। ये जो वाला स्ट्रैंड ना, इसकी बात करते हैं। देखिए, हमारा जो डायरेक्शन है प्रोसेस का, वो हमने अभी तक पढ़ा है कि क्या होता है, 5 से 3। जो भी चीज़ काम करेगी वो कैसी पोजीशन में करेगी, कौन सी डायरेक्शन में करेगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। 5 प्राइम कहाँ पर बनेगा, देखो डीएनए जब भी बनेगा या जब भी आपस में हेलिक्स बनाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री चलता है, राइट। अपोजिट एंटी पैरेलल चलता है एक दूसरे के और कॉम्प्लीमेंट्री चलता है। तो यहाँ पर जहाँ 3 है वहाँ क्या होना चाहिए, 5। तो जब मुझे 5 to 3 बनाना है, 5 से 3 बनाना है, तो मुझे स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना पड़ेगा, 3 प्राइम से। तो मुझे यहाँ पर जो डीएनए बनाना है, जो मुझे इस स्ट्रैंड में डीएनए बनाना है, वो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ रहा है, यहाँ से। क्लियर है ये बात। तो मैं यहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमर आया, प्राइमर लगा, प्राइमेज ने अपना प्राइमर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आरएनए है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज अपनी चेन बनानी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज अपनी चेन बना रहा है न्यूक्लियोटाइड्स की। अब ये चेन जो है ये बनती चली जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो हेलिकेज है ये आगे चलता जाएगा, हेलिक्स ओपन करता जाएगा, करता जाएगा और ये जो चेन है ये आगे बढ़ती जाएगी, राइट। उसका रास्ता क्लियर होता जा रहा है और ये चेन आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो स्ट्रैंड है ना, ये कंटिन्यूअस वे में बन रहा है, कंटिन्यूअस वे में बन रहा है। और इस वाले स्ट्रैंड को, जो कि पूरा लगातार बनता है, जो बिना रुके बनता है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। इसको याद रखेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, जो कंटिन्यूअस वे में बन रहा है और कहां से कहां बनता है, 3 to 5। क्लियर है बात। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास, यहां से 3 है और वहां 5 है। हमने क्या देखा, हमने देखा जब प्राइमर लगेगा तो कौन सी जगह पर लगेगा, 3 प्राइम पर। क्यों लगेगा 3 प्राइम पर, क्योंकि हमें 5 to 3 डायरेक्शन में बनाना है। तो हमारा जो प्राइमर लगा वो इस बार यहाँ लगा। देखो 3 प्राइम ये है तो कायदे से ये वाली जगह है ना 3 प्राइम वाली, तो यहाँ पर हमने अपना प्राइमर लगा दिया। अब प्राइमर के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनाएगा, मतलब वो यहाँ 5 से बनाना स्टार्ट करेगा और 3 इस तरह से बनाता चला जाएगा। तो इस बार डायरेक्शन क्या होगी, ये। चलिए, तो ये हमारी डायरेक्शन इस बार हुई। गंदा बन गया थोड़ा, चलो इसे ठीक से बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर इतना स्ट्रैंड बन गया है, ठीक है। इतना स्ट्रैंड हमने बना दिया। इस स्ट्रैंड के बाद जो हेलिकेज है वो इस तरफ ओपन करते हुए चल रहा है, राइट। इस तरफ ओपन करते हुए चल रहा है, पर प्राइमर के इस तरफ तो नहीं बन सकता ना डीएनए स्ट्रैंड। आरएन हमारा जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, वो इस तरफ चल रहा है, वो 3 to 5 डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ से यहाँ अगर वो जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ तो उल्टा 5 प्राइम है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ बनने लग जाएगा वो, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक दिक्कत पड़ती है।
कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूस मैनर में सिंथेसिस चलती है। कैसी चलती है? डिसकंटिन्यूस मेथड में। और जहाँ रुक रुक कर चेन बनती है ना जिस स्ट्रैंड में, उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अलग पेन से लिखते हैं, इसे वाइट से लिख लेते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड। जहां डिसकंटिन्यूस बन रही है वहां क्या कह रहे हैं हम लोग? लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहां जरा देखें, इन दो डायग्राम्स को थोड़ा देखें। क्या किया है ना मैंने इस वाले हेलिक्स को थोड़ा और आगे की तरफ खोल दिया है। लाइक हेलिकेज हमारा आगे बढ़ गया है और थोड़ा सा और स्ट्रैंड खुल गया है। तो नीचे वाले स्ट्रैंड में देखो, जैसे मैंने बताया था, कंटिन्यूस वे बनेगा। यहाँ से लेकर बनता चला जा रहा है और आगे भी बनता चला जाएगा। जब जब खुलता जाएगा वैसे वैसे बनता जाएगा, कंटिन्यूस चल रहा है। पर यहाँ पर प्राइमर ने इधर से इधर, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने आकर बना दिया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर दोबारा से प्राइमर लगेगा, यहाँ पर फिर एक और प्राइमर लगेगा। जितना खुल चुका है ना वापस से और नया, वहाँ पर एक और प्राइमर आकर लगा, प्राइमेज को दोबारा आना पड़ा और वापस से यहाँ पर सिंथेसिस फिर दोबारा होगी। फिर यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टूट टूट के बन रहा है ना, टूट टूट के बन रहा है। इसीलिए हमने बोला था कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है, रुक रुक कर बनता है। फाइन। लैगिंग स्ट्रैंड में देखो कि बहुत सारे प्राइमर यूज होंगे और बहुत सारे आपके क्या यूज होंगे? डीएनए पॉलीमरेज यूज होंगे। पर नीचे लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही डीएनए पॉलीमरेज चलता जाएगा और एक ही प्राइमर की हमें जरूरत पड़ी। डिफरेंस याद रखिएगा। अब ये जो आपके स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, जो लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं, यहाँ पर हम लोग कहीं लिखते हैं ऐसे, यहाँ लिखते हैं, जो आपके लैगिंग स्ट्रैंड्स, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए formed in lagging strand में जो बन रहे हैं are called, इनको कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किससे हाईलाइट करें? अरे डब्बा ही बना लेते हैं। क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं दोबारा देखते हैं। जो हमने ये अभी डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड में, लैगिंग स्ट्रैंड में आपके जो डीएनए के सेगमेंट्स बन रहे हैं ना, एक करके पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर आगे बनेगा, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन्हीं को बोला गया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। जिन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी उन साइंटिस्ट के नाम पर ये पड़ा है। अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये क्या टूटे ही रहेंगे हमेशा? नहीं, इनके साथ एक चीज़ होती है। पर उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको नोटिस करवाना चाहूँगी कि यहाँ पर देखें बीच बीच में प्राइमर है। प्राइमर क्या है? आरएनए है। क्या आपके डीएनए में बीच बीच में आरएनए होता है? नहीं होता। पर ये आरएनए तो है यहाँ पर, इसका क्या करेंगे? तो इसका भी रिमूवल होता है। कौन रिमूव करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने इन स्टेप्स के बाद एक 6 स्टेप ऐड कर रहे हैं। 6 स्टेप क्या है यहाँ पर? बेसिकली रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड एक्टिविटी ऑफ डीएनए लाइगेज। ये दो नई चीजें देखते हैं। हमने क्या, पहले रिमूवल ऑफ प्राइमर की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ प्राइमर कौन करेगा? आरएनए स्ट्रेच या फिर बेसेस कह सकते हैं। बेसेस आर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज को शॉर्ट में पॉली लिख रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज इनको रिमूव करेगा सबसे पहले। रिमूव करने के साथ साथ, है तो देखो डीएनए पॉलीमरेज ही ना, तो इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये भी आपका डीएनए सिंथेसाइज कर सकता है, पर इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। देखो आपका जो मेन डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसकी स्पीड हम लोग बोलते हैं 2000 बेसेस पर मिनट। पर मिनट नहीं, सॉरी, पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी, पर ये बहुत ढीला होता है।
ये कुछ ही बेसिस को कर पाता है, 50 समथिंग बेसिस को ये कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लो है, काम तो कर लेता है, तो ये क्या करेगा ना, ये पहले इनको हटाएगा, जैसे ये प्राइमर हटाया, उसके बाद यही जिसने हटाया डीएनए पॉलीमरेज 1, यही यहाँ पर कुछ डीएनए को ऐड भी कर देगा। मतलब जो बची हुई जगह है भाई, उन पे अगर यहाँ के जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनके बेसिस नहीं बने अपोजिट में तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो यहाँ पर वो बेसिस बनाने का काम भी यही कर रहा है। फाइन, चलिए, एक तो ये हो गया, और दूसरा है डीएनए सॉरी एक्टिविटी ऑफ डीएनए लाइगेज। ये क्या है? डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, डीएनए लाइगेज क्या करता है हमारा, ये जोड़ने का काम करता है, एक्ट एज ग्लू फॉर डीएनए सेगमेंट्स। जितने भी हमें नए डीएनए सेगमेंट्स मिले, मतलब चाहे हम बात कर लें यहाँ पर जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस बनेंगे प्राइमर की जगह, चाहे हम बात कर लें अपने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की, सभी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम, देखो ये अलग अलग बने तो टूटे हुए होंगे ना, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बायोटेक वाले चैप्टर में भी बहुत बार आता है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? चिपकाना, ठीक है, ग्लू की तरह है ये, मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है इसको। तो ये चिपकाने के काम आता है डीएनए को, इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और एक हमने देखा डीएनए पॉलीमरेज 1। अच्छा, मैं यहीं पर एक चीज और बता देती हूँ, डीएनए पॉलीमरेज 1 हमने देख लिया, डीएनए पॉलीमरेज 3 हमने देख लिया, पर डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? 2 करता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब अगर पूरे स्टेप्स में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गई है, कोई गलत बेस पेयर डल गया है, कोई भी गड़बड़ी हो गई है, उस गड़बड़ी को हटाकर कट करके सही करने का काम कौन करता है? हमारा डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसके थोड़े अलग टाइप्स हैं, उनके टाइप्स हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इन सभी का अपना अपना काम होता है, कोई प्रूफ रीडिंग करता है, कोई लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है, कोई लीडिंग बनाता है, ठीक है। तो उन सबका अपना अलग अलग काम होता है। चलिए, तो आई होप आपको पूरी प्रोसेस बढ़िया से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो गया सारा, सब दिख रहा है, आई होप दिख रहा है। चलिए, तो हमारा ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया खत्म। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय।